बेहद स्वागत आप सभी का। छत्तीसगढ़ का यह खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की सभी नारी शक्ति, उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए महिलाओं की सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महतारी वंदन योजना जैसी ऐतिहासिक पहल की है। महिला दिवस के मौके पर महतारी वंदन योजना की 13वीं किश्त जारी की गई। इस मौके पर महतारी वंदन योजना की 13वीं किश्त दरअसल आज जारी की गई। तो आप मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सभी मातृशक्ति माता बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की सभी विवाहित माता बहनों के खातों में महतारी वंदन योजना का 13वीं किस्त आज जारी करने वाले हैं। तो इसके लिए फिर से एक बार माता बहनों को हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और आज जो हमारे राजनीति के आदर्श रहे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी, उनकी जयंती है। तो आज हम लोग जसपुर जिला जा रहे हैं। कुनकुरी में आज उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ करेंगे। और करीब 350 से ज़्यादा जोड़ी की वहाँ पर शादी भी है। 350 से ज़्यादा जोड़ी नव दाम्पत्य में जुड़ेंगे, तो उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये देश में सबसे ज्यादा महिला विधायक छत्तीसगढ़ में है और 33% आरक्षण की भी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से महिलाओं का सम्मान हुआ है। आज देश की राष्ट्रपति भी, जो देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, उसमें भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान हैं। और पूरे प्रदेश नहीं देश में ही देखेंगे तो चाहे सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, सब में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की जयंती पर उनके छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके उनको नमन किया। इस मौके पर विधायक रायमुनि भगत भी उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने न केवल प्रखर राष्ट्रवादी वो थे, बल्कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान के दृढ़ रक्षक भी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म, संस्कृति और समाज सेवा के लिए समर्पित किया। उनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ घर वापसी अभियान एक ऐतिहासिक सामाजिक आंदोलन बना, जिसने हजारों लोगों को उनकी मूल सनातन परंपरा से फिर से जोड़ने का कार्य किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जुदेव जी जल, जंगल, जमीन और जनजातीय अस्मिता के सशक्त प्रहरी थे। नगर निगम भिलाई के सेग्रीगेशन प्लांट में काम करने वाली स्वच्छता दीदियों को 3 महीने के भीतर वेतन नहीं मिल रहा है। उनके सामने अपना परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया। उनका आरोप है कि जब उन्होंने अपने ठेकेदार से वेतन मांगा तो नहीं देने पर उच्च अधिकारियों से शिकायत की बात कही तो उन्हें काम से निकालने की धमकी दे दी गई। इसके बाद भी बड़ी तादाद में महिलाएं एकजुट हुई और महिलाओं ने बकाया वेतन की मांग की। उसके लिए निगम पहुंचे। 3 घंटे तक निगम आयुक्त के कार्यालय का घेराव उन्होंने किया। आयुक्त से अपने वेतन की गुहार लगाई। इस पर आयुक्त ने जल्द खाते में 1 महीने का वेतन दिलवाने का आश्वासन दिया। ये स्वच्छता दीदी निगम के सेग्रीगेशन प्लांट में काम करती हैं। वो घर घर से कचरा कलेक्शन के साथ ही कचरों को निगम भिलाई के सेग्रीगेशन प्लांट में काम करने वाली दीदियों ने विरोध प्रदर्शन दरअसल जताया है। अलग अलग ये काम करती हैं। इनके एवज में इन्हें 7200 रुपए प्रति महीने का वेतन भी दिया जाता है। देखिए, ऐसा है, जनवरी 2025 तक का जो भी राशि था सभी एसएलआरएम सेंटर्स को जारी किया जा चुका है। उनका अपने समूह के जो प्रमुख हैं उनसे कुछ आंतरिक विवाद है, ऐसा प्रतीत होता है। मैंने कहा है उनको कि सभी समूह के लोगों को हम बुला करके बात करेंगे और समय से जो राशि सदस्यों का है निश्चित रूप से इनको आवश्यकता होती है और उसी से उनका जीवन यापन चलता है, तो राशि उनको पहुँचे समय से। दूसरी बात,
फरवरी माह का भुगतान होना है। अभी आज 7 तारीख है, हम लोग उसको यथाशीघ्र कराने का प्रयत्न करते हैं। मुख्य बात होती है राजस्व पर सारी चीज़ निर्भर होती है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से भी अपील करता हूं कि जिन सम्मानीय नागरिकों का संपत्ति कर, जल कर या अन्य कोई भी कर बकाया है, तो आपसे निवेदन है ये सब राशि आपके शहर की सफाई में और इन सब लोगों के व्यय में जाती है। सभी से अनुरोध है कि 31 मार्च तक अपने बकाया करों का भुगतान अवश्य करें। यदि 31 मार्च तक नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद 18% अधिभार और 1000 रुपये अर्थदंड भी जुड़ जाता है उसमें। तो मैं यही कहूँगा, बाकी जो अन्य इनकी समस्याएं हैं हम लोग समूह के प्रमुखों के साथ बैठ करके उसको दूर करेंगे। जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जैसे मेरे प्रभार में चीज़ें आई हैं तो इसके लिए हम लोगों ने शासन से मांग किया है और शासन से आवंटन भी प्राप्त हुआ है। तो जो सुरक्षा उपकरण है उसके लिए निविदा ऑलरेडी जारी हो चुकी है, करीब 15 दिवस हो चुके हैं, 21 दिवस के बाद वो खुलता है। श्रीकांत दास हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। श्रीकांत, जरा विस्तार से बताइए खबर को, कब से इनको वेतन नहीं मिल रहा है और आज महिला दिवस के मौके पर इनका प्रदर्शन बेतहाशा देखने को मिला है। जी, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में सभी जगह महिलाओं का सम्मान होता है और तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं जिन उनके सम्मान में उनको प्रोत्साहित किया जाता है। परंतु जब भिलाई नगर निगम की बात करें तो यहाँ पे लगभग 50 के आसपास महिलाओं ने आकर के, जो कर्मचारी हैं, मतलब जो डेली वेजेस पे जो काम करते हैं, जिनका महीने का ही वेतन 7,200 रुपए है, उनको कई महीने से तनख्वाह नहीं दिया जा रहा और दिया भी जा रहा है तो रोक रोक के तनख्वाह दिया जा रहा है। आपको बता चले लगभग 7,200 रुपए कमाने के लिए लगभग कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर गाँव से आकर के यहाँ पे सफाई कर्मचारी साफ सफाई का SLM सेंटर में जहाँ पे कचरा, गीला, सूखा कचरा जो अलग अलग पृथक करते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगी कि उनके पास सुरक्षा उपकरण के नाम पे कुछ भी नहीं है। वो खुले हाथों से उन कचरा, वो एक अलग मसला हो गया श्रीकांत, उनके पास सुरक्षा उपकरण नहीं है, उसको लेकर क्या कुछ इंतजामात किए जाएं प्रशासन की तरफ से, वो एक अलग मसला है। इनके अगर वेतन का अगर जिक्र करें श्रीकांत, इनको कब से वेतन नहीं मिल रहा है? क्योंकि आज जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, धरना दिया है, तो अधिकारियों ने कुछ आश्वासन दिया है या पुख्ता आश्वासन जिसको कहते हैं? क्योंकि कहा गया है कि 1 महीने से इनको आश्वासन ही मिल रहा है। जी, यहाँ पे साफ तौर पर जो आयुक्त महोदय का जब हमने उनसे बात की और जब महिलाओं से बात की तो उनका कहना था कि हमें जो सैलरी है वो सही टाइम पे नहीं मिलती है और वहीं पे आयुक्त महोदय के द्वारा, निगम के द्वारा अभी उनको आश्वासन बस मिला है। आज 8 तारीख है, अभी तक उनकी जो वेतन है वो अभी तक नहीं दिया गया है। यहाँ पे सबसे विडंबना है कि उनके पास सेंटर तक पहुंचने के लिए किराया जो आते हैं, ऑटो से आते हैं, किसी भी तरीके से आते हैं, उनके लिए किराए तक इनको व्यवस्था नहीं होती। 7,200 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, पर यहाँ पे आयुक्त नहीं, तो महोदय क्या का कारण बताया है कि वेतन क्यों नहीं आ पा रहा है? क्या ऊपर से रिलीज नहीं हो रहा है? कहाँ से रिलीज नहीं हो रहा है? कुछ अधिकारी ने ये तो बताया होगा ना कि इनका वेतन आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा, क्यों लेट हो रहा है? महोदय की बाइट में आपने सुना कि कलेक्शन जब होगा, निगम के पास राजस्व आएगा, तब हम उनको तनख्वाह सही टाइम पे दे पाएंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने अपील की कि सही समय पे टैक्स को भुगतान करें। यहाँ पे विडंबना ये कहा जाए कि जब काम कर लेना हो तो उनसे कैसे भी मतलब गंदगी में बैठ कर साफ सफाई करते हैं, पर जब वेतन की बात आती है तो यहाँ पे डरासाई होती है कि हमारे पास फंड नहीं है। यहाँ पे तो रेगुलर जो कर्मचारी उनकी तनख्वाह 1 तारीख तक उनके खाते में आ जाती है, पर जो डेली वेजेस वाले जो होते ठेका श्रमिक होते हैं, जो सहायता समूह से आते हैं, उनका जब तनख्वाह देने की, वेतन देने की बात आती है तो निगम प्रशासन साफ तौर पे यहाँ पे कहता है कि हमारे पास राजस्व जब कलेक्शन आएगा, टैक्स के पैसे आएंगे तब। चलिए श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों तक ये जानकारी आपने पहुंचाई। लेकिन एक चीज देखिए जरा, पिछले कई महीनों से इनको वेतन नहीं मिल रहा है। आज भी जब ये लोग प्रोटेस्ट करने पहुंचे तो इनको कहा जा रहा है कि भाई अभी तक कलेक्शन नहीं हुआ है, जब कलेक्शन होगा तभी इनको प्रॉपर सैलरी मिल पाएगी समय पर। बढ़ते हैं आगे, कवर्धा के पंडरिया ब्लॉक में स्थित परसवारा पंचायत में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। इसमें नवनिर्वाचित सरपंच और पंच के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सचिव ने 7 महिला पंचों की बजाय उनके पतियों को शपथ दिलाई, जिस पर जिला सीओ ने सचिव को तत्काल निलंबित करने का आदेश दे दिया है। महिला सशक्तिकरण के विचार के विरुद्ध है और एक बड़ी लापरवाही को यह दर्शाता है। चुनाव में निर्वाचित होने के बाद भी 7 महिला पंच पद की शपथ नहीं ले सके।
ये मामला पंडरिया ब्लॉक के परसवारा पंचायत से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे ही एक और मामला सामने आया जहां निर्वाचित पंच के बजाय उनके पुत्र को छिंदीडीह ग्राम पंचायत सचिव सुरेश भोई ने पंच पिता के स्थान पर पुत्र को पंचायती राज अधिनियम की पालन करने की शपथ दिला दी। तो ये देखिए इस तरह की लापरवाहियां हैं और ये लापरवाही तो बहुत बड़ी लापरवाही। चुना कोई और गया, चुनी महिला गई, लेकिन महिलाओं को शपथ दिलाने की बजाय उनके पतियों को शपथ दिला दी गई। और ये हुआ है दरअसल पंच में, पंचायत में। अब ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है कि आखिर जब किसी महिला को पंचायत सदस्य चुना गया तो आखिर उनके पतियों को क्यों शपथ दिला दी गई। ये 3 ऐसे नाम सामने आए हैं जो महिला पंच के तौर पर उनको चुना गया था, लेकिन जब शपथ लेने गए तो उनके ये आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। अजय जांगड़े हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। अजय, ये तो अजीबोगरीब मामला है भाई कि चुना कोई और गया, महिला पंच चुनी गई, लेकिन जब शपथ लेने पहुंचे तो नजदीक में उनके पति परमेश्वर थे, वो शपथ ले रहे हैं। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही मामला कबीरधाम जिले में लगातार एक और दूसरा आया है। पहले तो ग्राम परसवारा जो पंडरिया तहसील की अधीनस्थ है, उस ग्राम में सचिव के द्वारा महिला पंचों के बजाय उनके पति देवों को जो है शपथ दिलाया गया, जिस पर अधिकारी ने संज्ञान में आने के बाद उसको तत्काल से प्रभाव से जो है निलंबित कर दिया गया अधिकारी के द्वारा। और उसके बाद एक ऐसी ही ग्राम पंचायत छिंदीडीह में सचिव के द्वारा जिनका पिता वहां पर भी ऐसे ही मामला सामने आया था। अब ये देखने वाली बात होगी अजय कि आखिर इस पूरे मामले पर आगे कभी कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अभी तो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बहुत शुक्रिया अजय, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। आज भी 8 मार्च है। महिलाओं ने समाज के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो आज अलग अलग क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्राचीन काल से ही महिलाओं ने अपने समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं के इन्हीं योगदान और त्याग को सम्मानित करने के लिए हर साल महिला दिवस मनाया जाता है। सभी क्षेत्र में महिलाएं आज आगे बढ़ रही है। वहीं महिला दिवस के मौके पर हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी ने खास महिलाओं से बातचीत की है। देखिए जरा। बलौदाबाजार सिटी कोतवाली में है, जहाँ पर महिला कांस्टेबल है मंजू वर्मा है। इनका एक दायित्व है, महिला होती है, उसके बाद पुलिस का जो दायित्व होता है। यहाँ पर अधिकांश अपराधी और गुंडे लोग आते हैं, मर्डर केस आते हैं, उनकी विवेचना करने की बहुत बड़ी चुनौती होती है। फिर भी महिला सशक्तिकरण को उदाहरण पेश करें। मैडम, आप यहाँ पर जब काम करती हैं, यहाँ पर अधिकांश लोग गुंडे आते हैं, मर्डर केस वाले आते हैं, जब विवेचना करते होगी, यहाँ पर जहाँ दंगा होता होगा, तो आप अपने आप कैसे महसूस करते होंगे? जिस कॉन्फिडेंस से हम भरते हुए, तो हमें ये बिल्कुल डर नहीं लगता है, क्योंकि हमें अपने आप पे विश्वास रहता है कि हम उस पर लड़ पाए और उसको सामना कर पाए, जिससे हमें कोई डर नहीं लगता। महिला होने पर हमें कोई महसूस नहीं होता है कि हम महिला है। हम एक पुरुष की तरह कॉन्फिडेंट होकर अपना काम करते हैं। जैसे दिन भर यहाँ पर ड्यूटी करने के बाद आप घर जाते होंगे, तो फिर आपको और भी कुछ दायित्व होता है, खाना बनाना, ये बनाना, क्योंकि महिला समाज से आप आते हैं। नहीं, मानसिक रूप से रहने पे हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। हम अपना ड्यूटी का दायित्व समझते, ड्यूटी अपनी है। घर में जाने के बाद हमारा घर का काम अलग रहता है। आप शासन से और ऐसी क्या मांग चाहते हैं कि आप महिला सशक्तिकरण को उदाहरण और होगा, हम सुरक्षित रहें, एक अच्छे समाज का निर्माण करें और हमें किसी प्रकार का वातावरण में असुरक्षा न हो? हमें ऐसा तो बहुत चाहिए रहता है, क्योंकि हम अकेले कहीं जाने पर हमें थोड़ा डर महसूस होता है, जिसे हम शासन से कहें कि लड़कियों की सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरी होती है। आप पुरुषों के साथ यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर अधिकांश कांस्टेबल पुरुष होते हैं, तो उनके साथ ऐसा कोई आपको मिसबिहेव या महिलाओं के साथ उपकरण की दो शिकायतें आती है, ऐसा कुछ दिखता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि हम अपना ड्यूटी पे रहने पर हम अपना दायित्व निभाते, तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। वर्दी पे जी अपना दायित्व पूरा करते हैं, तो नहीं होता। बिहार न्यायालय बलौदाबाजार में, जहाँ पर हमारे वरिष्ठ वकील महिला जगत के पूरे वकीलें हैं, और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला क्या बोलती हैं, इस वक्त बहुत ही कठिन जॉब करते हैं, जहाँ पर इनको केस लड़ना पड़ता है, एक से एक अपराधियों के केस लड़ते हैं। उस वक्त इनको कैसा अपना वादन महसूस होना है और क्या चाहती हैं शासन से, कितनी
और भी उनको जो मांग है क्या चाहते हैं हम जानना चाहेंगे। मैडम, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आप एक बहुत चैलेंजिंग जॉब कर रहे हैं, वकील हैं आप लोग, और आप लोग को ऐसे कठिन व्यक्तियों के चुनाव केस लड़ने पड़ते हैं जो मर्डर करते हैं, अपराधी प्रवृत्ति को यहाँ पर, तो उनके साथ आपको कुछ भय का वातावरण होता हो, ऐसा कुछ लगता हो तो आप बताना शेयर करेंगे। नमस्कार, मैं दीपा सोनी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। आपने ये कहा कि हम आपराधिक क्षेत्र में अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो निसंदेह हमारा जो प्रोफेशन है बहुत चैलेंजिंग है, विशेषकर महिलाओं के लिए, क्योंकि उनको उनकी जो सीमाएं हैं वो घर से बाहर तक रहती है, और उस सीमाओं में अगर वो आपराधिक पृष्ठभूमि से वाकिफ ना हो और उस पृष्ठभूमि के केसेस लड़ती हैं तो उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन विशेषज्ञता उनके अध्ययनशीलता से और उनकी मेहनत से प्राप्त हो ही जाती है। और ये मुकाम हासिल करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम सभी महिलाएं जो संख्या में 1 या 2 थी, आज यहाँ 30 से 40 लड़कियां काम कर रही हैं, तो वो इस प्रोफेशन में महिलाओं के बढ़ते हुए उत्तरोत्तर कदम का द्योतक है। और मैं ये चाहती हूँ कि महिलाएं इस प्रोफेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ताकि उनका आत्मविश्वास और आत्मगौरव और आत्मसम्मान प्राप्त हो सके। आपको कुछ ऐसा तो शेयर हो तो आप महिला सशक्तिकरण क्या बोलना चाहते हैं? सर, आजकल महिलाओं को तो बहुत सुविधा दी जा रही है सरकार के तरफ से भी, और हर महिला अभी के समय में सशक्त है। कानूनी सलाह भी दिए जा रहे हैं विधिक सेवा द्वारा, और महिलाओं की संख्या वकालत के क्षेत्र में भी बढ़ रही है। तो इस तरह आजकल महिला सशक्तिकरण के ही ओर बढ़े जा रहे हैं। जी मैडम, आप कुछ शेयर बताएंगे आप वकील? जी, जैसा कि आप चले सीधे रुक करते हैं ग्रेटर नोएडा का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुने जरा। एक सभ्य सोसाइटी के लिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ उत्तम आरोग्यता प्राप्त करने के लिए अच्छे स्वास्थ्य केंद्र होने भी आवश्यक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका सर्वविदित है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र ने निवेश करके उत्तम आरोग्यता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सरकार की एक बड़ी मदद की है, और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार ने अपने स्तर पर अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। देश के अंदर इन दोनों क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है, शारदा यूनिवर्सिटी उसका एक उदाहरण आपके सामने है। इस शिक्षा का भी है और स्वास्थ्य का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर के उभरा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं कि अच्छी शिक्षा के अभाव में हमारी प्रगति थम जाती है, और अगर आरोग्यता के उत्तम साधन नहीं है तो समाज के विकास में वह स्थिति एक ब्रेकर जैसी बन जाती है। वो अपने आप में सिस्टम के लिए एक बोझा हो जाता है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने अनेक क्षेत्रों में विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आप अनुमान करिए कि देश के अंदर पहला एम्स प्रारंभ होने के साथ 6 एम्स खोलने में लगे हैं 70 वर्ष, और 10 वर्ष में देश के अंदर इनकी संख्या बढ़कर के 22 हो गई। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कदम बढ़ाए हैं। आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने केवल 12 मेडिकल कॉलेज बनाए थे। जनपद हैं 75, लेकिन मेडिकल कॉलेज थे 12।
और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गवर्नमेंट के स्तर पर 40 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए हैं। निजी क्षेत्र में 37 ऐसे मेडिकल कॉलेज बनकर के आज चालू हो चुके हैं और 3 मेडिकल कॉलेज ऐसे बने हैं जो पीपीपी मोड पर, जिसमें गवर्नमेंट ने भी अपनी एक पॉलिसी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की, जो जनपद ऐसे थे जहां पर ना निजी क्षेत्र ने ना गवर्नमेंट ने कोई मेडिकल कॉलेज बना पाया था, वहां पर हम लोगों ने नए मेडिकल कॉलेज स्थापना करने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं, उस क्रम में 3 नए मेडिकल कॉलेज महाराजगंज जनपद में, संभल में और शामली में बन करके तैयार हो चुके हैं। इस सत्र में उसमें एडमिशन भी एनएमसी ने कर लिए है। आने वाले समय में भी बलिया और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हमने इस बजट में पैसे की व्यवस्था की है और इसके साथ ही सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि अन्य जो जनपद हमारे बचे हैं, कुल 6 जनपद ऐसे बचेंगे जिनमें मेडिकल कॉलेज अभी बन नहीं पाए हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में सरकार ने बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है। आज उत्तर प्रदेश में 2 एम्स संचालित हैं, गोरखपुर में और रायबरेली में। एम्स के समकक्ष संस्थान बीएचयू वाराणसी में और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रूप में, सेंट्रल संस्थान के रूप में एएमयू में संचालित है। प्रदेश के अंदर हर जनपद में गरीबों को डायलिसिस की सुविधा प्राप्त हो, यह व्यवस्था निःशुल्क सुविधा हर जनपद में हमने उपलब्ध करवाई है। वहां पर सीटी और एमआरआई की सुविधा प्राप्त हो, यह भी व्यवस्था प्रारंभ की है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने काफी प्रयास किया कि अच्छे डॉक्टर मिले, अच्छे एक्सपर्ट मिले, टेक्निकल हैंड्स मिले, इस सुविधा को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जाए। हर रविवार के दिन उत्तर प्रदेश के अंदर हर पीएससी में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला आयोजित होता है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से हम लोग केंद्र और राज्य शासन के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, इनका प्रचार प्रसार भी करते हैं। फ्री में ओपीडी भी चलती है, वहां पे दवा आदि भी उपलब्ध कराई जाती है। मेरा मानना है कि आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की स्कीम, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की स्कीम, ये देश के अंदर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक हम लोग लगभग 10 करोड़ लोगों को इसके गोल्डन कार्ड भी उपलब्ध करवा चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर गोल्डन कार्ड जो उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, यानी स्वास्थ्य की सुविधा हर एक व्यक्ति के लिए सुलभ हो सकती है। और इस बार के बजट में हम लोगों ने एक व्यवस्था की है, प्रदेश भर की जितनी आशा वर्कर होंगे, जितने भी आंगनवाड़ी हैं, एएनएम हैं, होमगार्ड हैं, पीआरडी के जवान हैं, जितने भी गांव के चौकीदार हैं, जितने भी संविदा के कर्मी होंगे, इन सब को भी हम 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्कीम के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे वे किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना स्वास्थ्य का उपचार करा सकते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष विभाग के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तेजी के साथ इसमें सुधार हुआ है। आज मेडिकल के क्षेत्र में भारत, आपने देखा होगा, सरकार थोड़ी भी सुविधा उपलब्ध करवा दे, थोड़ा फैसिलिटेट कर ले, कैसे पूरी दुनिया टूट पड़ती है। महाकुंभ प्रयागराज उसका एक उदाहरण है। 66 करोड़ 30 लाख संतगण और श्रद्धालुजन देश और विदेश से प्रयागराज पहुंचे। आपने देखा होगा, उन्होंने सुविधा की परवाह नहीं की, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि कैसे हम पहुंचेंगे, क्या सुविधा मिलेगी। हमारा प्रयास था, जब महाकुंभ आयोजन करने के पहले जो हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी, हम लोग ये मानते थे कि 1 करोड़ से कम श्रद्धालु प्रतिदिन आएंगे।
45 दिन में 40 से 45 के बीच में श्रद्धालु आएंगे और हम लोगों ने प्रयास किया था कि संगम नोद से 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पे 5000 एकड़ क्षेत्रफल में हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था दी थी। लेकिन आपने देखा होगा प्रतिदिन का जो एवरेज आया है यह 1.5 से 2 करोड़ पर डे का आया है, यानी जो हम सोचते थे उससे 3 से 4 गुना श्रद्धालु आते थे। तो स्वाभाविक रूप से हमारी पार्किंग का स्पेस कमजोर पड़ गया और लोगों को 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर पैदल चले, लेकिन जैसे ही उनको, चाहे वह भारत का हो, सनातन धर्मावलंबी हो या किसी भी मत मजहब और संप्रदाय का दुनिया का क्यों न रहा हो, जिसने भी संगम में डुबकी लगाई वो प्रफुल्लित होकर के गया, वहां से प्रफुल्लित होकर के गया। तो ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। जिक्र उन्होंने महाकुंभ का भी किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।